नमस्कार दोस्तों, और आज बात होगी हमारे एक पड़ोसी मुल्क की। और बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि पड़ोसियों का हालचाल लेते रहना चाहिए और सुख दुख में ही पड़ोसी हमारे काम आते हैं। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है वो हम लोग के काम अभी तक नहीं आ पाया पिछले 70-75 सालों में। लेकिन भविष्य क्या है कोई कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी जानकारी पड़ोसियों की रखनी ज़रूरी हो जाती है। एक बड़ी खास जानकारी आ रही है और जो हमारा पड़ोसी है उसके ऊपर जो है लगभग 82 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। ये उसके इतिहास में जब से वो देश बना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि वो बना किस लिए आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। और जहाँ भी चर्चा होती है तो यही होता है कि 1947 में वो आज़ाद हुआ तो एक अलग मुल्क बन गया। लेकिन अगर उसके इतिहास को देखें और उसको समझें कि वो क्यों बना, तो आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं कि क्यों बना। और दूसरी बात ये कि जब से वो बना तब से वो कोशिश कर रहा है कि वो अर्थव्यवस्था में और विकास के पटरी पे आ जाए, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया है। उसके पीछे भी कई वजह है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। और फिलहाल जो हमारे इस पड़ोसी मुल्क के ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उसके हम लोग बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, जिसके ऊपर रिकॉर्ड हाई डेप्ट है, कर्जा है लगभग 82 लाख करोड़ रुपए का। और ये इसके इतिहास में पहली बार हुआ है कि इसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है। अब ये हुआ किस लिए, ये दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, थोड़ी सी मैं भारत और पाकिस्तान को लेके आज एनालिसिस करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यों आज इसकी ऐसी हालत हुई है, दोस्तों बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा छिपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस रास्ते पे ये चला है वहाँ पे इनकी हालत ऐसे ही होनी थी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बुरी स्थिति में। कारण ये कि यहाँ पे ना तो कहीं से कोई निवेश आ रहा है, ना तो पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके स्टॉक एक्सचेंज की भी हालत बहुत ख़राब है। अगर इनके बिलियनर्स को देखेंगे तो फोर्ब्स लिस्ट में इनके बिलियनर्स कभी नहीं दिखते हैं। अगर इनके यहाँ के फिनेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो खुद ही अपने एक्सपेंडिचर को कट किए जा रहे हैं। सरकार जो है वो स्टेबल नहीं है, कई बार सरकार बदल चुकी है। स्टेबिलिटी नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि पाकिस्तान को सब चलाना चाहते हैं लेकिन चला कोई नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को फौज भी चलाना चाहती है, पाकिस्तान को वहाँ के जो धर्मगुरु हैं वो भी चलाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में जो एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी इसको चलाना चाहती है, लेकिन वो भी नहीं चला पा रही है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी यही है बात है कि चलाना सब कोई चाहता है लेकिन चला कोई नहीं पा रहा है। अब पिछले 70-75 साल में जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई। इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पे गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं रही। कई बार वहाँ पे इमरजेंसी लगा है, कई बार वहाँ पे सरकारें बदली है, तख्ता पलट भी कई बार हो चुका है। तो पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी आपको एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाई। और अगर वो है तो उसके पीछे स्पॉन्सर है वो वहाँ की फौज। दोस्तों कहा जाता है कि देश की सेना होती है, किसी भी देश के पास उस सेना होती है, लेकिन पहली बार सेना के लिए अगर कोई देश है तो वो है पाकिस्तान। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो प्रगति नहीं हुई वो उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर है। एक आप टेररिज्म, आतंकवाद को देख ही सकते हैं, जो कहीं ना कहीं चाहे अफगानिस्तान में अटैक हो, चाहे भारत में अटैक हो, या फिर किसी दूसरे देश में, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अफगानिस्तान में भी कुछ दिन पहले जो अभी हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं, और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया इसके बारे में आप जानते हैं। पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी बन चुका है। अब ये दोस्तों ये इतना जो उधार ले रहा है ये इनके लिए सिरदर्दी क्यों बना है? सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि क्या कोई देश इतना बड़ा कर्जा ले सकता है, या क्या उसे लेना चाहिए? किसी भी देश को इतना कर्जा लेना चाहिए? तो दोस्तों ये बात समझनी होगी कि आप कर्जा किस पर्पज से ले रहे हैं। आप अपने देश में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या अपने देश में
आप खर्चे को मेंटेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल पॉइंट है, मैं इसको आप बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी देश के दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक वो खर्चा होता है जो वो डेली रूटीन में करता है अपने देश को चलाने के लिए, जैसे लोगों की सैलरी देना या पेंशन देना या ग्रेच्युटी हो गई। ये बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं सरकार के, जो सरकार जो है वो देश को चलाने के लिए करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस पे जो खर्चा होता है। तो सरकार जो है वो इस तरह के खर्चे करते रहती है। भारत में भी होता है, लेकिन भारत का खर्चा पाकिस्तान के खर्चे से कुछ अलग है। ये बात हम लोग को समझनी चाहिए। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि भारत जो है वो कर्जे के जाल में फंसा हुआ है, भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। कई बार लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग को समझना चाहिए जो भारत खर्चा करता है वो पाकिस्तान के खर्चे से अलग है। पाकिस्तान जहां देश को चलाने के लिए खर्चा करता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया डेली रूटीन में खर्चा हो रहा है, भारत का जो खर्चा हो रहा है वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है। मतलब लॉन्ग टर्म प्लान को लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर वो खर्चा करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर स्कीम पे खर्चा हो गया, रिसर्च इनोवेशंस, इस तरह की चीज़ों पे सरकार का खर्चा बहुत जा रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार भारत के कई शहरों में मेगा प्रोजेक्ट चला रही है। अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखते होंगे तो मैंने कई शहरों की चर्चा की है। हाईवेज के साथ साथ एयरपोर्ट वगैरह, इन सब पे सरकार का तगड़ा खर्चा भारत में है दोस्तों। इसी कारण भारत का जो खर्चा है वो आने वाले समय में भारत को फायदा देने वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो खर्चा है वो लगभग 82 लाख करोड़ रुपए का है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और डुबो रहा है, क्योंकि वहां की जो सरकारें खर्चा कर रही हैं वो अपने सर्विस, जो इनके जो एक्सपेंसेस हैं, देखा जाए करंट एक्सपेंडिचर के जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए कर रही है। जबकि भारत जो खर्चा कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए कर रहा है। तो ये बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टियां छुपा ले जाती हैं और ये बताती हैं कि भारत कर्जे में आ रहा है। तो क्यों कर्जे में है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि भारत में जो खर्चा होता है, जो भारत कर्जा लेता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ले रहा है, वेलफेयर स्कीम के लिए ले रहा है। जबकि पाकिस्तान में जो खर्चे हो रहे हैं वो डेली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, सैलरी वगैरह बांटने के लिए हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो सैलरी वगैरह में या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने जो खर्चे होते हैं, इसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है। जबकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भारत करता है वो आने वाले समय में ये फायदा देगा। जैसे सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हाईवे बना दे या फिर एक्सप्रेसवे बना दे, तो आगे चल के सरकार टोल टैक्स वसूल करके अपना सारा का सारा खर्चा रिकवर कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, और ये पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और पाकिस्तान के पास जो एक्सटर्नल डेब्ट है पाकिस्तान का, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग 4.8 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो पे करना है, जिसमें से अकेले यूएई को पाकिस्तान जो है वो 3.5 बिलियन डॉलर पे करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ पाकिस्तान खड़ा है और कहाँ भारत खड़ा है। और आप तुलना कीजिए और कमेंट्स सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, भारत के कर्जे के बारे में और पाकिस्तान के कर्जे के बारे में। हालांकि भारत का कर्जा लगभग पाकिस्तान से दुगना है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का कर्जा लेने का रीज़न कुछ और है और पाकिस्तान का कर्जा लेने का रीज़न कुछ और है। तो